जरा सोचिए, एक ऐसी महिला जिसके पास कुछ भी नहीं था, न पैसा, न पहचान और ना ही कोई उम्मीद, और फिर भी उसी की कहानी ने इतिहास का रुख मोड़ दिया। हम बात कर रहे हैं एक विदेशी विधवा की, जिसने अपना सब कुछ खो दिया था, लेकिन उसी सबसे मुश्किल घड़ी में उसने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सिर्फ उसकी ही नहीं बल्कि आने वाली न जाने कितनी पीढ़ियों की किस्मत बदल दी। तो सवाल यही उठता है कि आखिर एक अकेली विदेशी विधवा इतिहास का रुख कैसे बदल सकती है। यही वो सवाल है जो हमें सीधे रूथ की कहानी के दिल में ले जाता है। तो चलिए रूथ के इस अनोखे सफर पर निकलते हैं और देखते हैं कि कैसे एक आम सी दिखने वाली महिला ने इतिहास की पूरी धारा ही बदल दी। तो हमारी कहानी शुरू होती है पुराने इज़राइल के एक बहुत ही उथल-पुथल वाले दौर से। जगह है यहूदा का एक शहर बेतलेहम, और वहां पड़ा है एक जबरदस्त अकाल। अब देखिए विडंबना देखिए, बेतलेहम नाम का मतलब होता है रोटी का घर, लेकिन उस वक्त उस शहर में खाने के लिए रोटी का एक टुकड़ा तक भी नहीं था। ऐसे मुश्किल हालात में एलीमेलेक नाम का एक आदमी अपने परिवार को बचाने के लिए पास के देश मोआब ले गया। उसे लगा कि वहां सब ठीक हो जाएगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वहां मुश्किलें कम नहीं हुई बल्कि और बढ़ गईं। सबसे पहले तो एलीमेलेक की ही मौत हो गई। उसकी पत्नी नाओमी अकेली रह गई। फिर उसके दोनों बेटों ने मोआब की ही दो लड़कियों रूथ और ओरपा से शादी कर ली। लगा कि शायद अब जिंदगी पटरी पर आएगी, लेकिन 10 साल के अंदर ही उसके दोनों बेटे भी चल बसे। अब जरा सोचिए, नाओमी, रूथ और ओरपा, तीनों औरतें, तीनों विधवाएं, बिल्कुल अकेली और बेसहारा। भविष्य एकदम अंधेरा लग रहा था। उनके पास सिवाय दुख के और कुछ नहीं बचा था। फिर एक दिन नाओमी को खबर मिली कि उसके अपने देश यहूदा में अकाल खत्म हो गया है। बस उसने फौरन वापस लौटने का फैसला कर लिया, लेकिन वो अपनी बहुओं के बारे में सोचकर परेशान थी। उसने रूथ और ओरपा से कहा कि वे दोनों अपने अपने घर, अपने लोगों के पास लौट जाएं और एक नई जिंदगी शुरू करें। नाओमी का दिल पूरी तरह टूट चुका था। उसे लग रहा था कि अब वो अपनी बहुओं के भविष्य पर सिर्फ एक बोझ बनकर रह गई है। ये वाकई एक बहुत ही भावुक पल था। ओरपा रोते हुए अपनी सास से विदा लेकर अपने लोगों के पास वापस चली गई। उसका फैसला समझ में आता था, लेकिन रूथ ने नाओमी का साथ छोड़ने से साफ इनकार कर दिया। उसका फैसला कुछ और ही था, एक ऐसा फैसला जो आने वाले वक्त में सब कुछ बदलने वाला था। और तभी रूथ ने वो शब्द कहे जो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गए। उसने कहा, मुझे जाने के लिए मत कहिए। जहां आप जाएंगे मैं भी वहीं जाऊंगी। जहां आप रहेंगी मैं भी वहीं रहूंगी। आपके लोग मेरे लोग होंगे और आपका ईश्वर मेरा ईश्वर होगा। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं थे, ये प्यार, वफादारी और भरोसे की कैसी गहरी कसम थी जिसने रूथ की किस्मत को हमेशा हमेशा के लिए नाओमी के साथ जोड़ दिया था। तो नाओमी और रूथ बेतलेहम पहुंच गईं। उस वक्त खेतों में जौ की फसल कट रही थी, लेकिन नाओमी के दिल में कोई खुशी नहीं थी। वो इतनी दुखी और कड़वाहट से भर चुकी थी कि उसने लोगों से कहा, मुझे नाओमी मत बुलाओ, मुझे मारा कहो। मारा जिसका मतलब होता है कड़वाहट। वो बोली, क्योंकि जब मैं यहाँ से गई थी तो मेरा घर भरा पूरा था, और अब देखो मैं बिल्कुल खाली हाथ लौटी हूँ। अच्छा, उस जमाने में इज़राइल में एक बहुत ही अच्छा सामाजिक रिवाज था जिसे बाले बीनना कहते थे। इसका मतलब ये था कि जब फसल कटती थी तो खेत के मालिक जानबूझकर कुछ अनाज खेतों के कोनों में या जमीन पर गिरा हुआ छोड़ देते थे। ये हिस्सा गरीबों, विधवाओं और परदेसियों के लिए होता था। और यही रिवाज रूथ के लिए एक उम्मीद बनकर आया कि वो किसी तरह अपना और नाओमी का पेट भर सकेगी। और यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। हुआ ये कि रूथ अनाज बीनते बीनते इत्तेफाक से बोआज नाम के एक अमीर आदमी के खेत में जा पहुंची। और बोआज कौन था? वो नाओमी के पति एलीमेलेक का ही एक नज़दीकी रिश्तेदार था। ये सचमुच उनकी जिंदगी में उम्मीद की पहली किरण थी। जब बोआज ने रूथ को अपने खेत में मेहनत करते हुए देखा तो उसने उसके बारे में पता किया, और जब उसे रूथ की कहानी और नाओमी के लिए उसकी वफादारी का पता चला तो वो बहुत इम्प्रेस हुआ। उसने रूथ के लिए जो किया वो कमाल था। उसने रूथ से कहा कि वो सुरक्षा के लिए सिर्फ उसी के खेत में काम करे। उसने अपने मजदूरों को सख्त हिदायत दी कि कोई उसे परेशान ना करे। इतना ही नहीं, उसने रूथ को पानी और अपने साथ खाना भी ऑफर किया, और चुपके से अपने आदमियों से कहा कि वो उसके लिए थोड़ा और अनाज जमीन पर गिरा दें।
जब रूथ घर लौटी और उसने नाओमी को ये सब बताया तो नाओमी के मन में उम्मीद की एक नई लहर दौड़ गई। वो तुरंत समझ गई कि बोएज एक छुड़ाने वाला रिश्तेदार है। मतलब वो ऐसा रिश्तेदार था जिसका ये फर्ज बनता था कि वो मुश्किल में पड़े अपने परिवार की जमीन जायदाद को बचाए और विधवाओं की देखभाल करे। बस इसी उम्मीद के साथ नाओमी ने रूथ के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए एक बहुत ही हिम्मत वाला प्लान बनाया। नाओमी ने रूथ को जो प्लान बताया वो सुनने में थोड़ा अजीब और बहुत हिम्मत वाला था। उसने रूथ से कहा कि वो रात में तैयार होकर खलियान में जाए, जहां बोआज सो रहा होगा, और चुपके से जाकर उसके पैरों के पास लेट जाए। अब ये कोई गलत काम नहीं था, बल्कि ये उस जमाने का एक गहरा सामाजिक रिवाज था, एक तरीका जिससे एक बेसहारा विधवा बहुत ही सम्मान के साथ अपने रिश्तेदार से सुरक्षा और शादी के लिए गुजारिश करती थी। अगली सुबह बोआज सीधा शहर के फाटक पर पहुंचा। उस जमाने में शहर का फाटक ही एक तरह से कोर्ट और बिजनेस सेंटर हुआ करता था। सारे बड़े फैसले और सौदे वहीं होते थे। बोआज इस मामले को पूरी तरह से नियमों के मुताबिक और सबके सामने सुलझाना चाहता था। वहां पहुंचकर बोएज ने नाओमी के सबसे करीबी रिश्तेदार को बुलाया। नियम के हिसाब से जमीन को छुड़ाने का पहला हक उसी का था। वो आदमी जमीन तो लेना चाहता था, बिल्कुल, लेकिन जब बोएज ने बताया कि जमीन के साथ साथ उसे रूथ से शादी भी करनी होगी तो उसने साफ मना कर दिया। और क्यों? क्योंकि अगर वो रूथ से शादी करता तो उनसे पैदा होने वाले बच्चे को नाओमी के मरे हुए पति का वारिस माना जाता। इससे उस आदमी की अपनी जायदाद और विरासत पर असर पड़ सकता था, तो उसने पीछे हटना ही बेहतर समझा। तो उस जमाने के रिवाज के मुताबिक उस रिश्तेदार ने अपना जूता उतारा और बोएज को दे दिया। ये एक तरह का लीगल अग्रीमेंट था जो दिखाता था कि उसने अपना हक छोड़ दिया है। इसके बाद बोएज ने वहां मौजूद सभी लोगों के सामने ऐलान किया कि वो नाओमी की जमीन छुड़ाएगा और रूथ से शादी करेगा, और इस तरह रूथ और बोएज का विवाह हो गया। तो सोचिए, वो महिला जो कभी एक बेसहारा परदेसी विधवा बनकर बेथलेहम आई थी, आज उसी शहर के एक इज्जतदार घराने का हिस्सा बन गई थी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असल में असली कहानी तो अब शुरू होने वाली थी, क्योंकि इस शादी से एक ऐसी विरासत की नींव रखी गई जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। कुछ वक्त बाद रूथ और बोअज का एक बेटा हुआ जिसका नाम उन्होंने ओबेद रखा। यही ओबेद बड़ा होकर यशय का पिता बना। और यशय कौन था? यशय पिता बना इज़राइल के सबसे महान राजा दाऊद का। जी हाँ, इस तरह रूथ मोआब की एक आम सी महिला इज़राइल के राजघराने का हिस्सा बन गई। एक विदेशी विधवा जो कभी बिल्कुल बेसहारा थी, अब एक महान राजा की परदादी बन चुकी थी। कितनी बड़ी बात है! तो रूथ की कहानी हमें कई बहुत गहरी बातें सिखाती है। ये हमें वफादारी की ताकत दिखाती है। ये बताती है कि कैसे दया और इंसानियत किसी की जिंदगी बदल सकती है। ये कहानी याद दिलाती है कि कितनी भी गहरी निराशा क्यों न हो, उम्मीद की एक किरण हमेशा रहती है। और सबसे बड़ी बात, ये इस बात का सबूत है कि आम लोगों के वफादारी से लिए गए छोटे छोटे फैसले भी एक महान इतिहास लिख सकते हैं। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने आता है, कैसे दुनिया की सबसे बड़ी कहानियां अक्सर हम जैसे आम लोगों की जिंदगी में लिए गए छोटे छोटे फैसलों से जन्म लेती हैं। वफादारी और दयालुता के वो फैसले। रूथ की कहानी हमें यही दिखाती है कि हर चुनाव, हर फैसला मायने रखता है, और एक मामूली सी दिखने वाली जिंदगी भी एक असाधारण विरासत छोड़कर जा सकती है।